तो दोनों लाइन इस अल्फा बीटा को सेटिस्फाई करेगी। A1 अल्फा B1 बीटा प्लस C1 इक्वल टू 0, A2 अल्फा B2 बीटा C2 इक्वल टू 0। तो साइमल्टेनियस मेथड से अल्फा अपॉन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है B1 C2 माइनस B2 C1, जैसे डिटर्मिनेंट आपको बताया सॉल्व करने के लिए, अगर अल्फा के लिए सॉल्व करना है तो अल्फा को आपने वो किया तो इसका B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस B1 अपॉन A1 C2 माइनस A2 C1 इज इक्वल टू कांस्टेंट 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो इससे सॉरी अल्फा इक्वल टू हो गया B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, और बीटा इक्वल टू हो गया A2 C1 माइनस A1 C2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B। ये हो गया अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इंटरसेक्शन पॉइंट्स थे किसके, दो लाइंस के, जिसका मान हमको निकालना था। तो वो हमने लिया कि अल्फा बीटा, इफ अल्फा बीटा बी द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द टू लाइंस देन इट मस्ट बी सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ द टू बोथ लाइंस। तो उसके लिए हमने ये दोनों उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमने अल्फा और बीटा निकाल दिया। अब इसमें कंडीशन इन विच द थ्री लाइंस मीटिंग एट ए सिंगल पॉइंट, ये आपको मैंने बताया था कि एक कंडीशन, मान लो तीन लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसके लिए कंडीशन थर्ड लाइन ये हो गई A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। इसके लिए कंडीशन हो गई A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगर ये तीनों एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होना चाहिए। डिटर्मिनेंट वैल्यू तो आप लोगों को बता दिया था मैंने निकालना। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है, ये तीनों कोफिशिएंट्स A1 B1 C1 फर्स्ट रो में, A2 B2 C2 सेकेंड रो, A3 B3 C3 ये थर्ड रो, इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर है तो तीनों लाइन एक पॉइंट से होकर जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सभी आपको कराए जाएंगे। एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट आर्टिकल है एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन। ये हॉरिजॉन्टल के साथ मान लीजिए ये फर्स्ट लाइन है, ये θ1 कोण बनाती है, और ये सेकंड लाइन है, ये θ2 कोण बनाती है। इनके दोनों के बीच का एंगल ये मान लीजिए θ है, ये हमको निकालना है। θ इज इक्वल टू, फिगर से θ2 माइनस θ1। पहली लाइन की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, दूसरी लाइन की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू m2x प्लस c2। जहाँ m1 बराबर है
टेन थीटा 1 और m2 बराबर है टेन थीटा 2। यहां से दोनों के बीच का टेंजेंट एंगल लें, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा 2 माइनस थीटा 1, टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1 ओवर 1 प्लस टेन थीटा 2 टेन थीटा 1, दिस इज टेन थीटा। So theta is equal to tan inverse m2 minus m1 over 1 plus m1 m2। m2 minus m1 over 1 plus m1 m2 ये आ गया। आप बुक्स में देखेंगे, बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा थीटा इक्वल टू m2 सिमेट्रिक डिफरेंस m1 प्लस m1 m2। वो ये कहता है कि दोनों में से जो ज्यादा हो उसको आप पहले रखिए और उसमें से दूसरा घटा दीजिए, यानी कि रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लीजिए। उसका कारण मैं भी आपको समझाता हूं कि क्यों ऐसा होगा। देखिए, एक एंगल टू थीटा ये है, इन्हीं दो लाइनों के बीच का एक एंगल ये भी है। मान लो ये अल्फा हो, अब ये दोनों अलग अलग हैं, ये थीटा है ये अल्फा है, ये डिपेंड करता है। अगर लाइन मान लीजिए और ऐसे गिर गई तो ये तो थीटा है इन दोनों के बीच का लाइन, लेकिन ये अल्फा है। तो हमने आपसे कहा कि एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन, अब दोनों लाइन में अगर कोई ये एंगल निकाल रहा है तो ये भी ठीक है, और ये भी एंगल है, ये एंगल निकाल रहा है तो भी ठीक है, गलत तो नहीं है। लेकिन इसमें फिगर को देख के पता लगता है कि एक रिलेशन निकलता है। वो रिलेशन ये है कि अगर इसमें देखें तो अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा बराबर ये एक स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री। अब अगर किसी ने थीटा निकाला है तो अल्फा बराबर 180 माइनस थीटा। अब थीटा अगर एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है 60 डिग्री, तो अल्फा 120 डिग्री। थीटा 70 डिग्री तो अल्फा 110 डिग्री। एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 बराबर बराबर के कोण आएंगे अगर दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करें। अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री इंटरसेक्ट करते हैं तब हमारे पास अल्फा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, जिसमें ये भी 90 है और ये भी 90। अदरवाइज ये डेफिनेट बात है कि एक जो है वो एक्यूट एंगल होगा और दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। इसीलिए यहां पर बुक्स में सिमेट्रिक डिफरेंस दिया रहता है। यह कहा जाता है कि आप एक्यूट एंगल निकाल लीजिए, धनात्मक एंगल निकाल लीजिए, इसको ज्यादा मानते हुए जो भी ज्यादा है एक एंगल निकाल लीजिए और दूसरा एंगल जो है अपने आप निकल आएगा बीटा बराबर 180 माइनस अल्फा। तो यही कारण है कि यहां पर इसका ये मायने नहीं रखता कि अगर मान लीजिए m2 यहां पर कम हो और m1 ज्यादा हो तो आपको निगेटिव रिजल्ट दिखाई देगा, तो अपोजिट क्वाड्रेंट में होगा। तो अब 10 माइनस थीटा, 10 इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस 10 इनवर्स थीटा। इसका मतलब क्वाड्रेंट सिस्टम बदल रहा है। कुछ जो एंगल हम मेजर कर रहे हैं यहां पर, ये क्वाड्रेंट सिस्टम इधर मेजर कर रहे हैं, वो इसके अपोजिट क्वाड्रेंट इसमें है, इसलिए वो एंगल जो है थीटा की जगह माइनस थीटा दिखाई दे रहा है। तो यही कारण है कि चूंकि दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा तो किसी एक पॉजिटिव एंगल को निकाल लिया जाए, एक्यूट एंगल को निकाल लिया जाए, दूसरा एंगल
बीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस अल्फा। वो एक्यूट एंगल को घटाओगे तो दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल आपको अपने आप मिल जाएगा। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि if theta equal to 0, theta equal to 0, तो tan inverse m1 minus m2 over 1 plus m1 m2, tan 0 बराबर 0, तो ये आ गई m1 माइनस m2 बराबर 0, इट इम्प्लाइज दैट m1 इक्वल टू m2। स्लोप ऑफ द लाइन जो है वो बराबर होगी कब? जब दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। 0 से मतलब ये है कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल हों तो उसके बीच का एंगल इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो एंगल ही नहीं होगा, और वो एंगल थीटा बराबर 0, या ये लाइन इस लाइन के ऊपर कोइंसाइड करे तो भी थीटा 0 होगा। उस केस में ये कंडीशन है व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल और कोलिनियर, एक लाइन के ऊपर दूसरी कोइंसाइड कर रही है, तो उस केस में m1 बराबर m2 होगा। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, उस केस में tan 90 बराबर m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, tan 90 बराबर इंफिनिटी और इंफिनिटी बराबर 1/0, तो यहां से आ गया 1 plus m1 m2 is equal to 0. It implies that m1 m2 equal to -1. Hence, this is the required condition for the perpendicularity of the two lines. दो लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करती हैं तो उसमें स्लोप का रिलेशन होगा m1 m2 is equal to -1. नेक्स्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू द एनी लाइन टू द कर्व। ये मैं वैसे बता चुका हूं आपको। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी लाइन, ये मान लीजिए लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और इस लाइन से मान लो इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया, इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है, तो ये कहता है कि ये परपेंडिकुलर लेंथ निकालिए। तो जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला है मैंने आपको बताया था ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर लेंथ होती है p बराबर किसी भी बिंदु से डाले गए की लंबाई। अब जिस बिंदु से इसको डालना है, मान लीजिए अल्फा बीटा से डालना है, ये अल्फा बीटा है, यहाँ पर x बराबर अल्फा, y बराबर बीटा रख देंगे आप, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ आ जाएगी प्लस माइनस a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द पॉइंट p, whatever be the value of p, that is alpha beta, to the line ax plus by plus c equal to 0. अब अगर देखिए इसमें मैं बता चुका हूं आपको कि अगर ओरिजिन से लंब डालना हो
x बराबर 0, y बराबर 0, तो p एट 0 0 ओरिजिन से डाले गए लंब की लंबाई इस लाइन पे होगी a इंटू 0 b इंटू 0 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो p0 इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये ओरिजिन से डाले गए लंब की लंबाई है, x बराबर 0 और y बराबर 0। Equation of bisectors of the two lines. Equation of bisectors. इसको बाइसेक्ट करता हुआ ये बाइसेक्शन, मतलब अगर ये थीटा है तो थीटा बाई 2 से होकर जा रही है ये लाइन, इसकी वो निकालनी है। ये मान लीजिए पहली लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बाइसेक्शन करना है तो ये कोई पॉइंट है P, मान लो अल्फा बीटा या एक्स वाई जो भी लें, x1 y1 ले सकते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इस बिंदु से इस पर डाले गए लंब की लंबाई और इस बिंदु से इस पर डाले गए लंब की लंबाई, एक बनी PM और एक PN। अगर ये इसको हाफ में कन्वर्ट करती है, बाइसेक्ट करती है, तो उसके हिसाब से PM बराबर PN होना चाहिए। PM बराबर PN अगर ये इसको बाइसेक्ट करती है। तो अभी हमने आपको बताया कि किसी भी बिंदु से इस पर डाले गए लंब की लंबाई ये बनेगा PM बराबर, अगर देखें a1x प्लस b1y, b1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। ये डिस्टेंस मान लो अल्फा बीटा से निकालना है, ये P1 हो गया, P1 लेंथ कह दें इसको, और दूसरी जो है वो हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये अल्फा बीटा के दूसरी लाइन से डाले गए लंब की लंबाई है, ये हुई P2। बाइसेक्शन के केस में इफ line AB is bisecting the line 1 and 2, अगर 1 और 2 को बाइसेक्ट करती है तो उस केस में दोनों परपेंडिकुलर लेंथ बराबर होनी चाहिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। यहाँ भी देखिए, अभी आपको मैं इसका जवाब देता हूँ कि यहाँ प्लस माइनस कहाँ से आ गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। लेकिन सवाल ये है कि ये जो है प्लस माइनस कहाँ से आ गया, प्लस माइनस ऐसे आ गया। वही सवाल फिर है कि एक तो आपने इन दोनों के बीच का लाइन का बाइसेक्शन ये लिया और एक बाइसेक्शन ये होगा, इस जब ये एंगल अलग है तो इसका बाइसेक्शन अलग होगा। तो अगर एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूस होगा। उस केस में एक पॉजिटिव एक्यूट फॉर्म में पॉजिटिव लिया है और दूसरे केस के लिए ऑब्ट्यूस के लिए
निगेटिव लिया है। यही कारण है कि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर में प्लस माइनस आ रहा है आगे, वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि दो हमारे पास एंगल बन रहे हैं, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, एक अल्फा और एक बीटा या थीटा जो भी कहें, तो उसमें एक एंगल जो एक्यूट एंगल के लिए बाइसेक्शन है वो पॉजिटिव होगा और जो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए बाइसेक्शन है वो निगेटिव होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लिखिए। शो दैट द लाइन 15x minus 18y plus 1 equal to 0, 12x plus 10y minus 3 equal to 0, 6x plus 66y minus 11 equal to 0. मीटिंग एट ए सिंगल पॉइंट, ये तीन लाइंस दी हैं। दीज थ्री लाइंस आर प्रूफ करना है मीटिंग एट ए सिंगल पॉइंट, एक बिंदु पर काटती हैं। कैसे दिखाया जा सकता है? डिटर्मिनेंट इसका 0 होना चाहिए। करिए, डिटर्मिनेंट निकालिए, तीनों लाइंस के कोफिशिएंट रख के डिटर्मिनेंट निकालिए। देखिए इसमें (15 minus 18 plus 1), 12, 10 minus 3, 6, 66 minus 11, ये कोफिशिएंट्स हमने लिख लिए। 15 इंटू माइनस 110 प्लस 18 इंटू प्लस 18, 1 इंटू देख लीजिए, ये जो है डिटर्मिनेंट हो गया। इसकी वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही है? फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट which is passing through the intersect of the line, passing through the intersect of the line. Number 1, parallel to the line, parallel to the line, (4x minus 3y is equal to 15), perpendicular to the line, (2x minus y equal to 3). देखिए सवाल क्या कह रहा है। लोकस ऑफ द पॉइंट, उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। जो एक लाइन ये दी है फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जाती है और
मान लो ये कोई लाइन है 4x माइनस 3y इक्वल टू 15 के समानांतर है, यानी कि ऐसी एक लाइन जो इससे जाए और इसके समानांतर हो, एक परपेंडिकुलर बोल रहा है। तो सबसे पहले दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। प्रतिच्छेदन बिंदु के कोऑर्डिनेट, प्रतिच्छेदन बिंदु पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स निकालिए। 3x माइनस 8y माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0, x अपॉन 24 माइनस 1 माइनस y अपॉन माइनस 9 प्लस 2, 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 16। x बराबर हो गया 23/13, y बराबर 7/13। ये तो कोऑर्डिनेट हो गए किसके, इंटरसेक्शन पॉइंट की। अब समझिए, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से इस बिंदु के कोऑर्डिनेट आ गए, लाइन इससे जाती है, line which is passing through (23 by 13, 7 by 13) through is y minus 7/13 is equal to m into x minus 23 by 13। तो ये आ गया हमारे पास m, स्लोप ऑफ द लाइन। अब दिया इसके पैरेलल है, पैरेलल लाइन की जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन 4x माइनस 3y बराबर 15, तो 4x माइनस 15 बराबर 3y, या y इज इक्वल टू आ गया 4/3x माइनस 5, y बराबर mx प्लस c, m बराबर आ गया 4/3। इस m की वैल्यू इसमें रख दें, y माइनस 7/13 4/3 x माइनस 23/13। ये हो गई जो इस बिंदु से होकर जाती है और दी हुई रेखा के समानांतर है। इसको और ज्यादा से ज्यादा आप एलसीएम लेके 13 किया जाएगा। इसको कर लीजिए, ये इसकी लाइन है, इक्वेशन। अब इसी का दूसरा पार्ट है कि इसके लाइन के परपेंडिकुलर है, यही लाइन जो इन्हीं इंटरसेक्शन पॉइंट से जाती है, इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा बताइए, m1 m2 इक्वल टू, तो पहले तो इसकी स्लोप निकाल लें और फिर परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकाल लें। तो इस लाइन की स्लोप होगी
सेकेंड लाइन की 12y बराबर -5x प्लस 10, y इज इक्वल टू -5/12x प्लस 10/12। m बराबर हो गया -5/12, m1 बराबर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन गिवन रिलेशन इज m1 m2 इक्वल टू -1। इसमें एक दिया हुआ है -5/12 इंटू m2 इक्वल टू -1, माइनस m2 बराबर आ गया 12/5। तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो गई यहां पर 12/5 आ जाएगा, m2 की जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, वो आंसर होगा। दैट्स ऑल। आगे के लिए फिर आपको बाद में बताएंगे।